स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का क्लास 12 का चैप्टर 1 का पार्ट 2 दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ही है, दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट आपको टाइप कीजिएगा तो वो मिल जाएगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम लोग अपना आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। दूसरा पार्ट में सबसे पहले पढ़ना है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? According to this law, the magnitude of electrostatic force between two points charges is directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of distance between them। कहने का मतलब है कि इस नियम के अनुसार मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल है किसके? वो प्रोपोर्शनल है पॉइंट चार्ज के। ठीक है, पॉइंट चार्ज के प्रोपोर्शनल है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने दो चार्ज ले लिया है Q1 और Q2। यहाँ पर दो चार्ज है, ठीक है, और दोनों में ही प्लस चार्ज ही लिया हुआ है। देखिए यहाँ प्लस लिखा हुआ है और यहाँ भी प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो दो चार्ज लिया है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन दोनों चार्ज के डिस्टेंस, इन दोनों चार्ज का डिस्टेंस क्या है? आर है, तो आर के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और इन दोनों को अगर इक्वेट किया जाए तो इक्वेट करके एफ प्रोपोर्शनल हो जाता है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये एक प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों को इक्वेट करके। ठीक है ना, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो हमारा मैथ का नियम है क्या कि इसमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगा दिए के, तो हो गया के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो एफ बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक फॉर्मूला भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये एक फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर के जो है वो कांस्टेंट है और के जो है वो डिपेंड करता है किस पर? तो के डिपेंड करता है मीडियम पर। मीडियम मतलब कि चार्ज किस में रखा हुआ है, एयर में है कि वैक्यूम में है, उस पर डिपेंड करता है के। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग सिर्फ एयर में मान रहे हैं तो एयर में के का वैल्यू होता है 1/4πε0। 1/4πε0, यहाँ ई नॉट जो लिखा हुआ है इसको एप्सन नॉट बोलते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं, एप्सिलॉन भी बोलते हैं, जैसे ई एप्सिलॉन, ये बोलते हैं एप्सन नॉट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ f बराबर हो गया k का वैल्यू रख दिया 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, चूँकि यहाँ फोर्स तो लग रहा है प्लस की फोर्स लग रहा है, लेकिन हम जब जानते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड ये सेम ये डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो प्लस प्लस लाइक चार्जेज है, लाइक चार्ज होने के कारण ये दूसरे को दूर भेजेगा और दूर भेजेगा, तो जिसके कारण से एक डायरेक्शन हो जाएगा लेफ्ट साइड, एक डायरेक्शन हो जाएगा राइट साइड। और यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब माइनस चार्ज यहाँ दिखाता है किसको? तो माइनस चार्ज यहाँ दिखा रहा है ये डायरेक्शन अपोजिट को। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों फोर्स तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ माइनस चार्ज डायरेक्शन अपोजिट को दिखाता है। क्लियर हो गया क्या आपको? यहाँ पर मेन फोकस है बताने के लिए कि कूलॉम्स लॉ जो है यही होता है कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए ये फार्मूला देख लीजिएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही फार्मूला है। यहाँ पर जो एक फार्मूला है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला हो गया, तो इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। आगे है, इसी फार्मूला को हमको अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए, ये एग्जाम में आता है, वेक्टर फॉर्म के रूप में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को चेंज कीजिए।
तो ये वेक्टर फॉर्म में कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लस की वही 2 पॉइंट चार्जेज है। पॉइंट चार्जेज मतलब बहुत ही छोटा चार्ज होता है, एक प्रकार से बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है एक फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ लिखे ना है 1, ठीक है, और यहाँ लिखा है 2, ठीक है, पहला चार्ज दूसरा चार्ज। तो इसमें क्या है कि पहला चार्ज यहाँ पर फोर्स लग रहा है F21, F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F12 क्या होता है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 2 के कारण 1 में जो फोर्स लग रहा है, 1 के कारण 2 में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए फिर है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में करना है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, F बराबर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला K(Q1Q2/r²), जहाँ r क्या है, तो r जो है इन दोनों के बीच की दूरी है, r इन दोनों के बीच की दूरी है। मान लेते हैं कि दूसरा वाले चार्ज जो है वो r2 दूरी पर रखा गया, मान लिया कि r2 दूरी पर रखा गया है, पहला चार्ज जो है वो r1 है, उसका दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो दोनों के बीच का दूरी निकालने के लिए उन दोनों को डिफरेंस करते हैं। क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में करना है तो पता है 11th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, 11th क्लास का चीज़ है ये, कि यहाँ पर कि जब भी वेक्टर निकालना रहता है, वेक्टर फॉर्म में निकालना रहता है, तो जो वो फॉर्मूला है वो तो लिख देना रहता है और एक आर कैप लगा देना रहता है, मतलब जो नीचे लिखा हुआ है उसको आर कैप। और आर कैप का वैल्यू देखिए यहाँ पर एक देख के समझाया हुआ है कि आपको याद होगा कि इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, ए का जो वेक्टर है बाय ए का मॉडुलस, इसको क्या बोलते हैं, ए का वेक्टर और ए का मॉडुलस, ठीक है ना, ए का वेक्टर और ए का मॉडुलस। तो उसी प्रकार से यहाँ अगर वेक्टर फॉर्म में बदलते हैं तो F(K)(Q1Q2/r²/r कैप, इसको वेक्टर फॉर्म में इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ आर कैप है और यहाँ ए कैप है, ए कैप बराबर क्या होता है, ए का वेक्टर बाय ए का मॉडुलस। तो आर कैप बराबर क्या हो जाएगा, आर का वेक्टर बाय आर का मॉडुलस होगा ना, आर का वेक्टर बाय आर का मॉडुलस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि हमको अगर आर कैप चाहिए तो आर का ये मैग्नीट्यूड कितना है भाई, तो आर का मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में होता है r1 - r2, ठीक है, आर का मैग्नीट्यूड का वेक्टर कितना है r1 - r2। तो देखिए यहाँ पर आर कैप का लिखा हुआ है वेक्टर r1 - r2 बाय इसका मॉडुलस, पहले से ये आर लिखा हुआ है तो आर का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए स्क्वायर और ये एक बचा हुआ है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 बन गया, r1 r2 ये। तो इसका वेक्टर फॉर्म हम ये लिख सकते हैं कि F12 मतलब कोई में फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है K(Q1Q2/r1 - r2 का होल क्यूब इंटू r1 - r2, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन आपके एग्जाम पे आता है, वेक्टर फॉर्म में कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कूलम्ब्स फोर्स को बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग अगला चैप्टर में बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद है कि वो तो निकाले थे क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, उसी प्रकार से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, ये वाला वेक्टर फॉर्म में चल जाएगा। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 में K(Q1Q2) बाय उसमें r1 - r2 था, तो इसमें r2 - r1 हो जाएगा का होल क्यूब इंटू r2 - r1। तो ये वेक्टर फॉर्म एग्जाम का बहुत बार आया है, तो इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, देखिए इन्वर्स स्क्वायर लॉ फोर्स और दोनों चार्ज के बीच में लगा हुए फोर्स और उनके बीच की दूरी के रिलेशन को देता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसमें बताता है कि अगर दो चार्ज किसी r डिस्टेंस पर है तो F प्रोपोर्शनल 1/r² होगा, ये तो पता ही है कि ये कूलम्ब्स लॉ से, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से हमको ये पता है F प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है, समझ।
इसके बाद देखना है इफ़ आर बराबर डबल, यदि आर डबल हो जाएगा, मान लेते हैं आर डबल हो गया तो एफ क्या होगा, तो एफ जो है उसका क्या हो जाएगा, आर का डबल हो जाएगा तो ये आर का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ बाय 4 हो जाएगा, ये तो पता ही है आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आर बराबर डबल, तो आर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो एफ बाय 4 है ना। एफ डैश मतलब नया जो एफ का वैल्यू मिलेगा वो पहले वाली एफ के तुलना में चौथा भाग होगा। मतलब आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एफ घटता जाएगा। मतलब आर जैसे जैसे चार्ज के बीच के डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों का घटता जाएगा। यहाँ पर ग्राफ भी एक बताया हुआ है, ग्राफ भी आता है एग्जाम में, तो देख लीजिएगा ग्राफ को भी कि यहाँ फोर्स और ये चार्ज के बीच के डिस्टेंस का ग्राफ क्या होना चाहिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसमें एक बात कि जैसे जैसे 2 पॉइंट चार्ज है उनके बीच का दूरी अगर बढ़ता जाएगा तो फोर्स घटता जाएगा, अगर बीच का दूरी अगर घटता जाएगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, अगर इसको वर्ड्स में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसको वर्ड्स में चाहें तो लिखना तो लिख सकते हैं कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इंक्रीजेज द फोर्स डिक्रीजेज, एंड इफ़ द ये डिफरेंस बिटवीन टू चार्जेज डिक्रीजेज देन फोर्स इंक्रीजेज। तो इस प्रकार से ये इन्वर्स लॉ को फॉलो करता है। समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरह से। इसके बाद है क्या, इसके बाद है डिफरेंस बताना है। ठीक है, डिफरेंस क्या बताना है, तो डिफरेंस बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो पहला डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, देखिए एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसमें लिखा हुआ है एफ जी बराबर जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग 2 मासेस लेते हैं M1 M2, और जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोग 2 चार्ज लेंगे, कौन कौन सा, Q1 और Q2। ठीक है, तो ये हो गया इसका मेन डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो फॉर्मूला ही हो गया। ठीक है, दूसरा होता है फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। ये एक सिमिलरिटी यहाँ पर हो गया है कि ऐसे तो ये डिफरेंस में नहीं आएगा, लेकिन याद रखिएगा कि दोनों का फोर्स का डायरेक्शन जो होता है, जो दोनों चार्जेस को लाइन ज्वाइनिंग करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि Q1 लिखें Q2 लिखें, और दोनों का है ना, ये दोनों के बीच में लाइन है। ठीक है, तो जिस लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी लाइन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन जाएगा। ठीक है, जो ज़्यादा बड़ा होगा उसके ज़्यादा फोर्स लगेगा, जो ज़्यादा कम होगा उसके कम फोर्स लगेगा, क्योंकि माइनस ही ना होना रहता है। ठीक है, तो फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, इसलिए लाइन ज्वाइनिंग हमेशा रहेगा, इसको याद रखना है। तीसरा है इसका कि रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो रिपल्सिव होता है। रिपल्सिव मतलब एक दूसरे से दूर जा सकता है, अट्रैक्टिव मतलब एक दूसरे को आकर्षित कर सकता है, एक दूसरे की ओर जा सकता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक दूसरे के सिर्फ अट्रैक्टिव ही करता है, वो रिपल्सिव नहीं करता है। 2 मास हमेशा अट्रैक्टिव करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स में कोई भी 2 मासेस के ले लेंगे तो उन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्जेस रिपेल भी करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं। क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट है डिपेंड्स ऑन मीडियम। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्ज जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम में इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि अभी हम बताएं तो फॉर्मूला है इसका कि एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ के एक कांस्टेंट होता है जो मीडियन पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका फोर्स भी मीडियन पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चाहे कहीं पर भी रखा जाए ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वही लगा रहता है, एफ जी बराबर जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए नीचे एक और है इसका डिफरेंस, के का वैल्यू, के बराबर होता है 9 × 10⁻⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और जी का वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर।
तो इसमें वैल्यू भी अंतर हो जाता है, ठीक है। ये एयर में है, चूँकि ये मीडियम में डिपेंड है के का वैल्यू, तो एयर में ऐसा ये वैल्यू दिया हुआ है। जी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये एक टॉपिक है इसके बाद का, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको समझेंगे कि सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। व्हेन देयर आर मल्टीपल चार्जेस, देखिए थोड़ा धुंधला है तो हम बोल रहे हैं तो उससे समझ जाइएगा क्या लिखना है, ऐसे नज़र हल्का हल्का आ रहा है। व्हेन देयर आर मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर, जब बहुत सारे चार्ज, मल्टीपल चार्ज मतलब बहुत सारे चार्ज जब एक दूसरे के क्लोज होता है, एक दूसरे के नज़दीक होता है, देन द नेट फोर्स ऑन वन चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड। तो नेट फोर्स जो एक चार्ज में लगता है, ठीक है, मान लेते बहुत सारा चार्जेज है, देखिए जैसे कि यहाँ देखिए बहुत सारा चार्जेस दिया हुआ है, Q1 Q2 Q3 Qn, बहुत सारा चार्जेज है। तो लेकिन एक चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है, एक चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है, सभी चार्जेस है, ठीक है। तो वही है कि द नेट फोर्स ऑन वन चार्ज कैन बी कैलकुलेट, तो इसको कैलकुलेट किया जा सकता है किससे, बाय फाइंडिंग वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस अप्लाइड बाय इंडिविजुअल चार्जेज। फाइंड करके, किसको फाइंड करके, तो प्रत्येक चार्ज के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसके वेक्टर सम, मतलब वेक्टर सम का मतलब क्या, कि सभी को जोड़ देंगे, सभी को वेक्टर के रूप में जोड़ देंगे। जो 11th क्लास में आपको नियम वेक्टर का बताया गया था उसी के साथ जोड़ना रहता है। जैसे उनके बीच का एंगल क्या होता है, कौन सा फोर्स ज़्यादा बड़ा है, अपोजिट है कि परपेंडिकुलर है, तो ये सबको भी देख करके जोड़ना पड़ता है। तो वेक्टर सम इसलिए लिखा गया है, सिंपल जोड़ नहीं है, वेक्टर के रूप में जो फॉर्मूला होकर के जोड़ होता है उसका सम के बराबर होता है इंडिविजुअल चार्ज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि जब बहुत सारे, देखो फिर से समझ लो, जब बहुत सारे चार्जेज एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तो एक चार्ज पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो है ना, क्या हो रहा है, कैलकुलेट किया जा सकता है वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जो सभी फोर्सेस जो एक चार्ज पे लग रहा है उसका वेक्टर सम के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं, एनी पेयर ऑफ चार्जेज इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज, मतलब जो भी पेयर है चार्जेज का, मतलब एक है, दो है, तीन है, जो भी पेयर चार्जेज है वो दूसरे चार्ज के प्रेजेंस पे अफेक्ट नहीं करता है, मतलब दूसरा चार्ज प्रेजेंट है उससे कोई अफेक्ट नहीं, उसका जो टोटल फोर्स आएगा वो अपना अलग गिनाएगा, ठीक है, उसके चार्ज पे कोई डिपेंड नहीं रहता है। बट एफ नेट कैन बी अफेक्टेड, लेकिन टोटल फोर्स अफेक्ट तो होगा ना, एक दूसरे के नज़दीक है उससे कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे के नज़दीक है, एक दूसरे के नज़दीक है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक चार्ज पे जो टोटल फोर्स लग रहा है उसको अफेक्ट वो चार्ज कर सकता है, क्योंकि वो चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा तो इससे वो अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग परमिटिविटी, नाम सुने होंगे परमिटिविटी। देखिए परमिटिविटी होता क्या है, पहले ये हम समझ लेते हैं कि परमिटिविटी होता क्या है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल्स, देखिए यह जो है सभी मटेरियल्स का प्रॉपर्टी है। मटेरियल मतलब सभी मटेरियल, मतलब कोई भी मटेरियल, लोहा है, तांबा है, तो कोई भी मटेरियल, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल विच मेजर द ऑपोजिशन ऑफर्ड अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यह एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल का जिसमें अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मान लेते कोई मेरे फॉर्मेशन करता है तो उसका ये अपोज करता है, अपोज मतलब उसका विरोध करता है, ठीक है, ये याद रखना। परमिटिविटी मतलब समझ लीजिए एक प्रकार से कि इलेक्ट्रिक फील्ड का विरोध करना, इलेक्ट्रिक फील्ड का विरोध करना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है, क्लियर हो गया परमिटिविटी। ये एक प्रत्येक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो अपोजिशन को मापता है कि कितना ये कम कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो मटेरियल के द्वारा फॉर्मेशन हो रहा है उसको कितना कम कर रहा है, ठीक है, तो वो परमिटिविटी उसी को कहा जाता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक परमिटिविटी निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसे निकालना कुछ नहीं है। परमिटिविटी होता है एप्सन और एप्सन नॉट, मतलब जो कहते ना हैं, देखिए इसे बताते हैं आपको।
ये देखिए एप्सन और एप्सन नॉट यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एप्सन और एप्सन नॉट, इसी को परमिटिविटी कहा जाता है, ठीक है। और ये के फॉर्मूला पर लिखा रहता है, देखिए यहाँ पर के बराबर 1/4 पाई एप्सन या एप्सन नॉट। एप्सन नॉट एयर के लिए है, एप्सन किसी भी मीडियम के लिए है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो परमिटिविटी समझ गए होंगे, एप्सन एप्सन नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका ये क्या होता है, तो ये किसी भी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो उस मटेरियल में फॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसको पोजीशन करता है, मतलब उसको रोकने की कोशिश करता है। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज और इंक्रीज इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन चार्जेस, मतलब यह जो है परमिट करता है, आदेश देता है, एक अपना फील्ड निकालता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज या इंक्रीज करने में काम आता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है कि Q1 और Q2 एक चार्ज है, ठीक है। यहाँ देखिए Q1 और Q2 एक चार्ज है, दोनों के बीच का दूरी क्या है, r है, ओके सही है। अब मान लीजिए क्या कि एप्सन और एप्सन नॉट, तो ये तो जान ही गए कि एप्सन और एप्सन नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, बढ़ रहा है, तो फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब क्या है कि अगर फोर्स क्या होगा, घटेगा, अगर फोर्स घटेगा तो फोर्स कब घटेगा, याद रखिए फोर्स कब घटेगा, फोर्स कब घटेगा, जब एप्सन नॉट कम होगा, मतलब एप्सन नॉट कम होगा तो फोर्स घटेगा, एप्सन नॉट ज़्यादा होगा तो फोर्स बढ़ेगा, ये बात याद रखिए। एप्सन नॉट ये क्या होगा, घटेगा, मतलब एप्सन नॉट जो होता है, एप्सन नॉट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का, सॉरी ये गलती लिखा गया है, देखिए एप्सन नॉट जो होता है, अगर एप्सन नॉट क्या होगा, कम होगा, तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। एप्सन नॉट कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, एप्सन नॉट क्या होगा, यहाँ देखिए दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए एप्सन नॉट ई है ना, ई जब बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, ई अब घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, तो बस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर दिखा रहा है कि Q1 Q2 के बीच के डिस्टेंस, अगर बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि घट गया, बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, घट गया, तो फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा तो एप्सन नॉट घट जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा एक प्रकार से कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का। समझ में आ गया होगा परमिटिविटी आप लोगों को, इसको एक बार से अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। उसके बाद है परमिटिविटी तो पढ़ लिया, उसके बाद है रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला है रिलेटिव परमिटिविटी के लिए, ठीक है, कि ई आर मतलब यहाँ आर जो है रिलेटिव को दिखा रहा है, ठीक है, आर जो है वो रिलेटिव को दिखा रहा है। तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सन मतलब परमिटिविटी तो जान ही रहा है, तो रिलेटिव परमिटिविटी का रेशियो होता है क्या, रेशियो परमिटिव एनी मीडियम। ई एम मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ लिखा हुआ ई एम परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, और ये एप्सन नॉट क्या, परमिटिविटी ऑफ एयर, एयर में जो है ना, एयर में जो परमिटिविटी है एप्सन नॉट, ई आर का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला याद रखिएगा, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बस यही समझना था रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बनता है इसलिए इसका फॉर्मूला मेन याद रखना पड़ता है। अब किसी भी परमिटिविटी का मीडियम भी निकाल सकते हैं, ई एम बराबर ई आर इंटू ई एक्स, यहाँ पर करके दिखाया गया है, ठीक है। तो वो आपको समझ, यहाँ फॉर्मूला देख लीजिएगा, बता दिया गया है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पर से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड द फील्ड विच इज क्रिएटेड बाय एनी चार्ज अराउंड इटसेल्फ इज इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैसा फील्ड जो कोई भी चार्ज है अपने चारों ओर क्या करता है, एक क्रिएट करता है, वैसा फील्ड जो कोई चार्ज अपने चारों ओर एक क्रिएट करता है, जहाँ पर एक क्या किया जाता है, किसी अन्य चार्ज को रखो, किसी दूसरे चार्ज को रखो तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, याद रखिएगा। जब किसी चार्ज को क्या किया जाता है, रखा जाता है कहीं पर, तो अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करता है,
उसी फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उस फील्ड पर किसी अन्य चार्ज को रखा जाता है, दूसरे चार्ज को रखा जाता है, तो उस चार्ज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो अगर फोर्स एक्सपीरियंस मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। क्लियर हो गया। तो डिफिनेशन में यही हो गया कि कोई चार्ज के चारों ओर का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड टिल इन्फिनिटी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक फैल सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो चार्ज होता है वो दो प्रकार का होते थे, जानते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से कैसे निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव से कैसे निकलता है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर निकलता है, इसलिए इसका नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब कि रे का नाम लिखा हुआ है रेडियली आउटवर्ड। ये बाहर की ओर निकलता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर निकलता है, याद रखिएगा। और निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली इनवर्ड। रेडियली मतलब कि इसके रेडियस, रेडियली मतलब रेडियस याद रखिएगा, कि इनवर्ड मतलब अंदर की ओर है ना, अंदर की ओर इसका है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, और प्लस में बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। बस ये याद रखिएगा, डायरेक्शन है इसका, प्लस में बाहर की ओर, निगेटिव में अंदर की ओर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब मान लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ पॉइंट चार्ज, उसका इंटेंसिटी कितना होगा। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उसका वैल्यू कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पर इसे डिराइव भी करेंगे, आगे एक जो है उसको डिराइव करना है। E बराबर एफ बाय क्यू नॉट। तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, E बराबर एफ बाय क्यू नॉट, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसा यूनिट फॉर्मूला से ही निकलता है। क्योंकि फोर्स का होता है ऐसा यूनिट क्या, फोर्स का होता है न्यूटन, ये चार्ज का होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो यही ऐसा यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक वैल्यू E बराबर एफ बाई क्यू नोट, जहाँ क्यू नोट क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक फिगर से भी दिखाया गया है यहाँ पर कि एक प्लस क्यू चार्ज है, उस पर एक क्यू नॉट एक छोटा सा चार्ज आके रख दिया गया है, तो उस पर एक फोर्स लग रहा है, जो फोर्स का वैल्यू एफ है। तो जो यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, कि कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया होगा। तो ऐसा यूनिट याद रखिएगा, न्यूटन पर कूलम होता है। देखिए क्यों नो इट डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड। अब देखिए एक, अब यहाँ पर एक दिखाया गया फिगर से है कि प्लस क्यू माइनस क्यू। तो हम लोग जानते हैं प्लस क्यू बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, माइनस क्यू अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, ये याद रखना है। अगर मान लेते हैं कोई एक टेस्ट चार्ज लाता है, देखिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट चार्ज, बहुत ही छोटा चार्ज होता है टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज लाया था, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रहता है, तो जब लाया जाएगा तो क्या होगा, प्लस प्लस हमेशा क्या होगा, रिपेल करेगा। तो देखिए यहाँ पर रिपेल किया हुआ है, यहाँ पर ऐसे देखिए रिपेल होकर के ये बाहर निकल गया। अब प्लस माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्यू नोट जो है ये इसकी ओर अट्रैक्ट हो गया है, ठीक है ना। तो ये क्यू नोट इसकी ओर अट्रैक्ट हो गया है। तो याद रखिएगा कि अगर किसी प्लस चार्ज की ओर कोई पॉजिटिव चार्ज लाया जाएगा तो अट्रैक्ट मतलब रिपेल करेगा, और कोई निगेटिव चार्ज लाया जाएगा तो अट्रैक्ट कर, वही माइनस में अगर प्लस रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, माइनस रहेगा तो निगेटिव रहेगा। याद रखते इट डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड। तो ये जो टेस्ट चार्ज होता है जिसको क्यू नोट बोलते हैं, वो कोई भी फील्ड जनरेट नहीं, इस पर सिर्फ टेस्ट करने के लिए इसको चार्ज को रखा गया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम बताए थे ना अभी कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वैल्यू से निकालेंगे। ऐसा तो फॉर्मूला होता है क्या, ई बराबर एफ बाई क्यू नोट, क्यू नोट जो कि टेस्ट चार्ज है। तो हमको तो टेस्ट चार्ज पर नहीं फॉर्मूला, मतलब कि फॉर्मूला जब भी लगाएंगे तो किसी चार्ज पे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक माना गया है यहाँ फिगर में कि मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जानते हैं रेडियली आउटवर्ड बाहर की ओर निकालता है। इसके पी पॉइंट पर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक दूरी आर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट है, और उस पी पॉइंट पर हमको इसका इंटेंसिटी निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इस पी पॉइंट पर निकाल बताइए। तो क्या करेंगे, तो करेंगे वही कि क्या करेंगे, इसके नज़दीक एक टेस्ट चार्ज ले आएंगे, ठीक है। क्या करेंगे,
एक टेस्ट चार्ज लेंगे क्यू नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला में आ जाइए। ई पी बराबर क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एफ बाई क्यू नॉट वैल्यू होता है। एफ का वैल्यू हमको पता है के क्यू बाई क्यू नॉट। मान लेते कोई चार्ज है क्यू, ठीक है, तो क्यू और दूसरा चार्ज है क्यू नॉट, तो के क्यू मतलब एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पीछे फॉर्मूला बताया हुआ है, के क्यू नॉट बाय और आर स्क्वायर होता है। अब बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, बचा क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो केवल पॉइंट चार्ज पर ही वैलिड करेगा, ये भी याद रखना है। के का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0, ये तो बताए हैं, क्यू बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला से क्या पता चला, इस फॉर्मूला से यही पता चला कि अगर आर क्या होगा आर जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा। आर जैसे जैसे घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बहुत दूर लेके जाना पड़ेगा। आर को मतलब इन्फिनिटी पे अगर लेके गए तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन एज फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन, इलेक्ट्रिक ड्यू टू अ चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन अनडिफाइंड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जहाँ चार्ज है उसी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता करना चाहते हैं तो वो उस पर नहीं आता है चार्ज, ठीक है, वो अनडिफाइन किया हुआ है। अगला है, अब क्या देखिए, ई बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये तो है। अब क्या है कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में करना है, फिर वेक्टर फॉर्म एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को बदलिए। तो फॉर्मूला से ई बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। अब वही यूनिट वेक्टर बताए थे ना कि जब वेक्टर फॉर्म में करना है तो एक यूनिट वेक्टर, ये डिनोमिनेटर का यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है। यहाँ देखिए आर है तो आर का यूनिट वेक्टर लगा दिया गया। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो 11th में बताया गया था। आर का वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आर केप की जगह पर लिखते हैं आर का वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड, और इसका आ गया आर का स्क्वायर। चूंकि आर स्क्वायर ये आर है तो आर का क्यूब बन गया, आर का आर रह गया। तो ये इस प्रकार से हमें मिल जाता है यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर के रूप में ई बराबर के क्यू बाय आर मॉडुलस का होल क्यूब इंटू आर वेक्टर, ठीक है। पुट चार्ज विथ साइन ओनली इफ ई इज टू बी कैलकुलेटेड इन वेक्टर फॉर्म, और चार्ज विथ साइन मतलब चार्ज को, क्यू जो चार्ज है प्लस है कि माइनस है वो केवल वेक्टर फॉर्म में ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे, और नहीं है तो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ क्यू प्लस में है तो यहाँ प्लस ही सिर्फ लिखेंगे, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा ये आज का टॉपिक यहाँ तक था, फिर इसका पार्ट 3 बनाएंगे तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग अच्छा से लिख लीजिए, इतना समझा दिए हैं, समझ लीजिए अपने से भी, और फिर अगला हम लोग का वीडियो कल आएगा, ठीक है। ऑल राइट।